नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबल पीस इंडेक्स तक बात कर लिया था। आज बात करेंगे उसके आगे। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2020 के बारे में है। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अर्थात IMD, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पहला नंबर कौन पर है, कौन सा देश है? इसमें सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात सबसे प्रतिस्पर्धी इकोनॉमी किस देश की है? तो वो है सिंगापुर की। ठीक है, और 2019 में भी सिंगापुर टॉप पर था। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा स्थान किसका है? डेनमार्क का है। अब बात करें अगर भारत की, तो भारत यहाँ पर भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 43rd है, अर्थात 43वां रैंक भारत की है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2019 में भी भारत की रैंकिंग कितनी थी? 43वीं रैंक थी 2019 में भी भारत की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत GPAI के संस्थापक सदस्यों में शामिल। ये GPAI क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3rd मेंस का टॉपिक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसको बहुत ही उदाहरण से समझ सकते हैं, सिंपल से। जैसे कि हम इंसान कैसे काम करते हैं, हम सोच करके, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पहले सोचता हूँ, सेंटेंस फॉर्मेट करता हूँ, फिर बोलता हूँ। लेकिन कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं, जो भी इनपुट देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट करेगा, अर्थात जो भी हम उसको इनपुट देंगे वैसा ही वो काम करेगा। वो अपने से कुछ भी नहीं सोचता है, अर्थात उसके अंदर सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस भर दें, उसके अंदर इंटेलिजेंस प्रोवाइड उसे कर दें, और कैसा इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल, क्योंकि नेचुरल तो उसके अंदर है नहीं कंप्यूटर के अंदर, तो इसी को क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा फिर? वो कंप्यूटर कैसे काम करेगा? वो सोचने लगेगा, तर्क करने लगेगा, चीज़ों को पहचानने लगेगा। ठीक है, आज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर चीज़ों में, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन्स में भी इसका यूज़ हो रहा है। जो कैमरे आते हैं आजकल के, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त होते हैं। ठीक है, तो ये आप मेंस में 3rd पेपर में पढ़ेंगे। तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, उसी का नाम है GPAI। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, EU, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, बाकी ये सभी राष्ट्र हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, साथ ही आज की जो समस्याएं हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रोल निभा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें और कोई भी जानकारी ज़रूरी नहीं है। भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल, आप इसके बारे में जान सकते हैं। भारत ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे हम राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के नाम से जानते हैं, www.ai.gov.in। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये काम क्या करेगा? यह AI संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन। चीन को कंट्रोल करने के लिए बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं? अंतर संसदीय गठबंधन। क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियाँ, ताइवान के प्रति जो चीन की नीतियाँ हैं दक्षिण चीन सागर में देखने को मिल रही है, भारत पर जो आप LAC पर देख रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो विश्व के राष्ट्र हैं, कई राष्ट्रों ने मिल करके एक अंतर संसदीय गठबंधन बनाया है। साथ ही एक और मुद्दा है, जो चीन के सिंजियांग प्रांत में लाखों उइगर मुस्लिम रहते हैं, उन पर अत्याचार, ताइवान के साथ विवाद, अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार है, मानवाधिकार का उल्लंघन। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिस वजह से चाइना दुनिया के एकदम एक तरीके से कहें तो दुनिया की नज़र में आ गया है इन चीज़ों को लेकर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 जून 2020 को 8 लोकतांत्रिक देश, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपियन यूनियन, इसमें भारत शामिल नहीं है। इन देशों के सांसदों ने चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का गठन किया है। ठीक है, ये 8 लोकतांत्रिक देश मिल करके अंतर संसदीय गठबंधन का गठन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? आप उद्देश्य यहाँ पर देख सकते हैं। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? इसके माध्यम से चीन के वर्तमान आचरण और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। अर्थात चीन का जो आज का बिहेवियर है और इसके कारण भविष्य में
जो चुनौतियां उत्पन्न होगी इस अंतर संसदीय गठबंधन के द्वारा इससे निपटने में मदद मिलेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। ठीक है, बहुत से राष्ट्र एक साथ बैठे हैं, हम उनके साथ तुरंत डिसीजन ले सकते हैं कि चीन के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको जारी किया जाता है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है और यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है अर्थात 2 साल में एक बार इसे जारी किया जाता है। ठीक है, 2006 से इसका प्रकाशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो टॉप पर कौन है। अच्छा, इसको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इससे लग रहा है कि इस इंडेक्स में किन बातों का ध्यान रखा जाता होगा, तो इसमें उन बातों का ध्यान रखा जाता होगा जो देश पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेनमार्क है वो टॉप पर है अर्थात पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में डेनमार्क अच्छा काम कर रहा है और लाइबेरिया अंतिम पायदान पर है। अब यहाँ पर बात करें भारत की, तो भारत कहाँ पर है, 180 देशों में 168वें पोजीशन पर भारत है। ठीक है, जबकि 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 177वीं थी। ठीक है, तो इस बार भारत ने अपने रैंक में इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो हम 168वें स्थान पर हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। आगे चलें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें क्या देखा जाता होगा, इस इंडेक्स में इसमें देखा जाता है कि जो रिपोर्टर्स हैं, प्रेस है, उसको कितनी फ्रीडम है समाचारों को कलेक्ट करने में, समाचारों को जनता तक पहुंचाने में, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। यह एक फ्रांस की स्वयंसेवी संस्था है। अब बात करें इसमें किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो नॉर्वे को टॉप पोजीशन प्राप्त हुआ। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिनलैंड। अब बात करें यहाँ पर, और हाँ एक चीज़ देख सकते हैं, नॉर्वे ने लगातार चौथे साल इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें कि भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान है इस साल 140वां है, जबकि 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 138वीं रैंकिंग थी अर्थात 2 पायदान हमारे देश की जो रैंकिंग है वो गिर गई है। इसका रीज़न क्या है, तो अब पिछले कुछ सालों में आप देख रहे होंगे कि पत्रकारों पर हो रहा लगातार FIR, ठीक है, उनको कंट्रोल करने की एक कोशिश, और पत्रकारों पर हो रहे हमले, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने पत्रकारिता पर हमारे देश में प्रतिबंध लगाया या उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। इस वजह से हमारी जो रैंकिंग है वो क्या हो गई है, गिर गई है। ठीक है, 138वीं से 140वीं पहुंच गई। आगे चले, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें सबसे लास्ट कौन है, तो उत्तर कोरिया है। ठीक है, 180वां, और उत्तर कोरिया का भाई चीन वो किस पोजीशन पे है, उससे थोड़ा नीचे है, 177वें नंबर पर है। ठीक है, चाइना। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक NGO है जो विश्व में मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों के लिए काम करता है। साथ ही इसका एक मकसद ये भी है कि जो मृत्युदंड की सज़ा है उसको पूरी दुनिया से समाप्त किया जाए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें बताया गया कि 2019 में न्यू हैम्पशायर 21वां अमेरिकी राज्य बन गया है जिसने सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। न्यू हैम्पशायर में अब किसी भी सज़ा के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा 21वां अमेरिकी राज्य है। अमेरिका में 50 प्रांत हैं या राज्य हैं, तो उसमें से 21वां राज्य कौन सा है, न्यू हैम्पशायर, जिसने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। ठीक है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मृत्युदंड को समाप्त किया है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट की कुछ खास बातों को देखते हैं। देखिए, 2019 में सर्वाधिक मृत्युदंड कहाँ दिया गया, ईरान में क्रियान्वित किया गया। क्रियान्वित का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी, तो सज़ा सुना देने के मतलब क्रियान्वयन नहीं हुआ, वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, उसे तुरंत फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा, बल्कि उसके पास कई कानूनी विकल्प होते हैं जिनका लाभ वो ले सकता है। जैसे कि भारत में किसी को मृत्युदंड की सज़ा होती है तो वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सकता है। कोर्ट में भी जाने के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि आपने निर्भया केस में देखा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मृत्युदंड कहाँ पर दिए गए, ईरान में दिए गए, अर्थात उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसके बाद कौन सा देश है, सऊदी अरब है, और फिर कौन सा है, इराक, और चौथे नंबर पे कौन है, मिस्र है।
और यूएसए में भी 2019 में कितने मृत्युदंड दिए गए, क्रियान्वित किए गए? 22। अब बात करें अगर भारत की, तो भारत में 2016 से 2019 तक किसी को भी मृत्युदंड की सज़ा अर्थात फांसी पे चढ़ाया नहीं गया, अर्थात मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया। लेकिन 2020 मार्च 2020 को जो निर्भया कांड 2012 की घटना, 4 दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, तो 2020 में हमारे देश में लगभग यहाँ देखें तो 4 साल बाद कुछ लोगों को फांसी की सज़ा या फांसी पर उन्हें चढ़ाया गया। एक खास बात और यहाँ पर सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो यूएन का एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन का बाल अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। इसमें कहा गया है कि बच्चों को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। जो 18 साल से कम आयु के लोग हैं उनको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो सऊदी अरब ने इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने यहाँ से 18 साल से कम आयु के बच्चों पर फांसी की सज़ा पर रोक लगा दिया। ठीक है, अब उन्हें क्या कहा गया कि अगर वो बहुत ही घृणितम अपराध करते हैं, ठीक है, ऐसा अपराध करते हैं जो बहुत ही जिनके लिए पहले फांसी की सज़ा होती थी, तो अब उन्हें अधिकतम 10 साल की कैद की सज़ा मिलेगी, उन्हें फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना, अर्थात अब नाटो में कितने मेंबर हो गए? 30 मेंबर हो चुके हैं। नाटो क्या है? तो आप देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 दोस्त अमेरिका और यूएसएसआर मिल करके साथ लड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत अधिक नहीं चली। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इसी को कहा जाता है शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध कब ख़त्म होता है? 1991 में, जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो एक तरफ है यूएसएसआर और एक तरफ है अमेरिका। इन लोगों ने, इन दोनों देशों ने क्या किया कि पूरी दुनिया को 2 भाग में बांट दिया। दोनों देश चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का सपोर्ट हो, ये भी चाहता था हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक दूसरे के आक्रमण से बचने के लिए एक संगठन दोनों ने बनाया। तो अमेरिका ने जिस संगठन का निर्माण किया उसे क्या कहते हैं? नाटो कहते हैं। ठीक है, अप्रैल 1949 में 10 पश्चिमी यूरोपीय देश, साथ में अमेरिका और कनाडा, इन लोगों ने मिल करके वाशिंगटन संधि, या इसी को ही हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से जानते हैं, और इस पर हस्ताक्षर किया। और यहीं से एक संगठन का निर्माण हुआ जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो उत्तरी मैसेडोनिया को नाटो की सदस्यता मिल गई कब? 27 मार्च 2020 को। आप यहाँ पर मैप देख लें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये है उत्तरी मैसेडोनिया, यहाँ पर अल्बानिया, यहाँ पर भूमध्य सागर, ये ग्रीस है। ग्रीस और तुर्की में इस समय काफ़ी बयानबाजी होती है। ठीक है, बुल्गारिया, सर्बिया, तो ये यूरोप है। यूरोप में यहाँ पर है नॉर्थ मैसेडोनिया। और आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ मैसेडोनिया एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसकी बाउंड्री कहीं पर भी समुद्र से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के बारे में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। साथ में डेटा का उपयोग किया जाता है गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा। जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उस डेटा का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें 6 कंपोनेंट्स पे बात किया जाता है कि किस देश की पर कैपिटा GDP कितनी है, सोशल सपोर्ट कितना है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरसिटी मतलब उदारता, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें टॉप पर कौन है, कौन सबसे खुश देश है? तो वो है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अब यहाँ बात करें तो सबसे दुखी देश कौन सा है? तो सबसे दुखी देश है अफ़गानिस्तान। ठीक है, सबसे दुखी देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान। भारत की बात करें तो भारत 144वें पोजीशन पर है। ठीक है, भारत 144वें पोजीशन पर है, अर्थात दुखी ही देश है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सिटीज़ को भी इसमें रैंकिंग दी गई है। तो इसमें जो भारत की एक शहर है, भारत का एक शहर दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी भी है भारत की, उसे 180वें नंबर पे रखा गया, अर्थात सबसे दुखी कौन है? दिल्ली ही यहाँ पर जो रैंकिंग में दी गई है। हालांकि केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है,
तो लग रहा है दिल वाले बहुत दुखी हैं, इसी वजह से दिल्ली को क्या पोजीशन प्राप्त हुई, 180वीं पोजीशन प्राप्त हुई। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019। देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019, इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि हथियारों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस देश के द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, इसमें सारे डेटा उपलब्ध होते हैं। ये सिप्री, इसको हम सिप्री के नाम से भी जानते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना की गई थी स्वीडन के संसद के द्वारा 1966 में सिप्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या खास बात है। देखिए यहाँ पर सिप्री ने वर्ष 2015 से 19 के दौरान प्रमुख शस्त्रों के निर्यातक के रूप में कुछ देशों को चिन्हित किया। अब हम बात करें कि विश्व के टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन कौन से देश हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि उनमें अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किया 2015 से 19 के बीच में। सेकंड नंबर पे कौन है, रूस, और थर्ड नंबर पे कौन है, फ्रांस। अब बात करें आयातकों की, जिन्होंने अपने देश में हथियार सबसे ज़्यादा मंगवाया, तो वो है सऊदी अरेबिया फर्स्ट नंबर पे, और भारत सेकेंड नंबर पे, और मिस्र थर्ड नंबर पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इस तरीके से भारत प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश के रूप में कौन टॉप पर है, रशिया। अर्थात हमने सबसे ज़्यादा 2015 से 19 के बीच में सबसे ज़्यादा हथियार किससे मंगवाया था, रूस से मंगवाया था। और सेकेंड पोजीशन पे कौन है, इजराइल है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक डेटा और दिया गया है कि भारत भी क्या शस्त्रों का निर्यात करता है। जी हाँ, भारत भी शस्त्रों का निर्यात करता है। आप जब साइस्टेक पढ़ेंगी तो उसमें से कई मिसाइलें ऐसी हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करने के लिए ही उनका निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे देश से कौन कौन से देश ऐसे हैं जो हथियारों को खरीदते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार 46% ये खरीदता है, श्रीलंका 25%, मॉरिशस 14%। और आपको याद रखना है अगर हम निर्यातकों की श्रेणी की बात करें तो भारत का स्थान 23वां है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका, रूस ये टॉप पर हैं, तो भारत का नंबर कितना है, 23वां है हथियारों के निर्यात में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। भारत हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा इसे हासिल हुआ। हिंद महासागर आयोग क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है और इसके कितने मेंबर हैं, 5 पूर्णकालिक मेंबर हैं। मॉरिशस, सेशेल्स, रियूनियन जो द्वीप है वो फ्रांस का समुद्र पारी क्षेत्र है, कोमोरोस और मेडागास्कर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। कहाँ पर हुई थी, पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस कहाँ पर है, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। अब अगर आगे बात करें इसमें, अब जरा सा इसका आप मैप वगैरह देख लीजिए। हाँ, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है हिंद महासागर के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें स्थित राष्ट्रों के बीच राजनयिक सहयोग को बढ़ावा देना और पारस्परिक आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। आपको पता है कि इंडियन ओशियन में चाइना की गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो भारत को भी ध्यान रखना है कि चाइना हमारे लिए चुनौती ना बन जाए। तो इंडियन ओशियन रीजन में यह एक प्रमुख संगठन है जहां पर चाइना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। जैसे रियूनियन द्वीप है, वहां पर फ्रांस का कब्जा है। डिएगो गार्सिया आप देखेंगे तो वहां पर अमेरिका का कब्जा है। तो इधर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, तो इन सब जगहों पर चाइना अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। तो आईआर के दृष्टिकोण से आप इस टॉपिक को मेंस में पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इनके लोकेशन, ये वो द्वीप हैं जिनसे मिल करके यह कमीशन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहले तो ये है और एक फ्रांस हो गया। यहाँ पर यहाँ जूम कर देता हूँ, ये हो गया सेशेल्स, यूनियन ऑफ कोमोरोस, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आएंगे आप तो मॉरिशस और रियूनियन द्वीप जिस पर फ्रांस का कब्जा है, और ये मेडागास्कर, ठीक है। तो ये 5 देश हैं जिनसे मिल करके इस कमीशन का गठन हुआ है। आगे बात करते हैं, हमें क्या जानना है, हमने लोकेशन देख लिया, अब इनकी राजधानी आप देख लीजिए। कोमोरोस की राजधानी कहाँ पर है, कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, ठीक है, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको
2012 से अब तक जारी किया जा चुका है। और कौन जारी करता है? तो इसे जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा। ठीक है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 40। भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 रैंक है। अब यहाँ पर टॉप पर कौन देश है? तो आप देख सकते हैं अमेरिका टॉप पर है। शीर्ष 5 में अमेरिका है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन। अमेरिका टॉप पर है और भारत की रैंकिंग कितनी है? 40th है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई। और हाँ, आप पीडीएफ की मांग कर रहे हैं तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जो मैं मैगज़ीन अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत सी चीज़ें मुझे अलग से ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उनको आप ध्यान से अगर देखें तो अगर मैं एक बार में सारी पीडीएफ मैगज़ीन की बना दूंगा तो उसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो जब ये मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी, जब ये मैगज़ीन ख़त्म होगी तो ये जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लगातार पीडीएफ तैयार भी हो रहा है ना साथ में, तो मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी तो पीडीएफ भी तैयार होगा और उसके बाद मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप वेट कर लीजिए इस मैगज़ीन के ख़त्म होने का। बहुत जल्दी ये मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी और आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।